हेलो बच्चों एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपने अभी तक के सारे चैप्टर्स को बड़े अच्छे से तैयार करके पढ़ा होगा। अब इस लेक्चर में हम ठीक है क्या करेंगे, अब यहाँ से रे ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। होल 12th क्लास जो भी है आपकी, जो भी फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे अलग है, ना कोई कनेक्शन किसी से, ना कोई कुछ। थोड़ा बहुत आएगा आपका वेव ऑप्टिक्स से कनेक्शन है, लेकिन ठीक है। लेकिन सबसे अलग, ना कोई तरीका ना कोई कुछ, बस ये एक अपने आप में एक सिंगल चैप्टर है जिसको आप कह सकते हैं। तो प्लीज बेटा इसको, और अच्छी बात ये है कि इसमें एडवांस मैथमेटिक्स आपकी नहीं लगती। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उन्हें दिक्कत इसमें नहीं आती कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना। इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स और बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो लेट्स गो, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट हम पढ़ेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो टोटली हम बात पढ़ेंगे बेटा 35 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जिसमें कुछ जो वेरिएशन रहेगा 13, 7, 7, 2, 6 इस टाइप से रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव इनका। तो इसको अगर आप चाहो तो पॉज करके एक बार पूरा पढ़ भी सकते हैं। और हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2025 की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं 2025 में जो आया था। ठीक है, अब मैंने आपसे हमेशा बोला, एक बार क्वेश्चन को हमेशा से खुद से पॉज करके पहले ट्राई किया कीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखा कीजिए। अ बीकर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू अ हाइट ऑफ h। ठीक, एक बीकर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जिसमें वाटर भरा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना है, 4/3 है। अप टू अ हाइट h उसमें पानी भरा हुआ है। अ कॉइन इज प्लेस एट इज बॉटम, एक सिक्का उसके तली पर नीचे से रखा गया है। द डेप्थ ऑफ द कॉइन व्यूड अलोंग नियर टू द नॉर्मल डायरेक्शन विल बी। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सिक्के को अगर उसमें रखूंगा, लेकिन अगर किसी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अगर उसमें कोई मीडियम है, तो मेरे को एक्चुअल डेप्थ में वो सिक्का नहीं दिखाई देगा। मेरे को थोड़ा सा उभरा हुआ, उठा हुआ इस टाइप से वो दिखाई देगा। तो इसको अब हिंदी में पढ़ेंगे तो किसी बीकर में एच ऊंचाई एस तक पानी भरा हुआ, अपर्तनांक 4/3 जिसका अपर्तनांक है, इसकी तली पर कोई सिक्का रखा गया है। अभिलंब दिशा के निकट के अनुदिश इस सिक्के की गहराई क्या होगी, तुम ऐसे देख रहे हो नीचे को। ठीक है, तो बेसिकली बेटा सिंपल सी बात है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। पानी भरा है एच हाइट तक, तो एच क्या है हमारे पास, रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई। ठीक है, रियल डेप्थ है मेरे प्यारे बच्चों एच। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ, ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। अब आपसे पूछ रहा है रियल डेप्थ आपके पास h है, आपको अपेरेंट डेप्थ निकालना है, और आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी n लो या आप उसको म्यू लिखो, आपकी मर्जी है, हमें कोई मतलब है नहीं इससे। अभी 4/3 है जो मीडियम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। तो अपेरेंट डेप्थ की बात करूं मैं, अपेरेंट डेप्थ की बात करूं, वो हो जाता है रियल डेप्थ बाई म्यू। रियल डेप्थ कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एच। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4/3। तो अपेरेंट डेप्थ मेरे पास कितनी हो जाएगी, अपेरेंट डेप्थ मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 3, ओ हाँ 3h/4। ठीक है, इसका मतलब आप बेसिकली अब ऐसे भी कह सकते हैं कि 75% ऑफ द, ये पूछा नहीं है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऑफ रियल डेप्थ। थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, रखा होगा वो एच पे, मान के चलो रखा होगा वो 100 मीटर पे, दिखाई देगा आपको 75 सेंटर पे, उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इस एनालॉजी को बेटा याद रखो, इस एनालॉजी को याद रखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस एनालॉजी को याद रखो। अपरेंट अगर आपसे पूछे अपरेंट वेवलेंथ, तो भी यही रियल वेवलेंथ डिवाइडेड बाय म्यू, कोई भी चीज बोले। अब जहां पे आपको रिलेशन पूछेगा अपरेंट और रियल के बेस पे, जब भी आपको अब रिलेशन पूछेगा अपेरेंट, तो आपको यही फॉर्मूला और इसी चीज का इस्तेमाल करना है। तो ऑप्शन का हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका 3h/4। ठीक, कोई कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4h/3 मतलब जो हाइट है उससे ज्यादा गहरा दिखाई देगा, ऐसा हो सकता है क्या, 4h/3। इन चीजों को थोड़ा समझा भी करो। ठीक है, एज अ सेंस। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2025 में पूछा गया, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए स्पेरिकल मिरर इज माइनस। क्या बोल रहा है, स्पेरिकल मिरर है जिसका हमारे पास जो मिरर है उसका जो मैग्निफिकेशन है माइनस है। ठीक है,
द मिरर यूज्ड एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, कौन सा मिरर इस्तेमाल किया गया है और उसका नेचर क्या है। हिंदी में बात करें, किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2 है, उपयोग किए गए दर्पण तथा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखो बेटा, सीधी सी बात है, -2 दिया है, हमें नेगेटिव साइन पता है और नेगेटिव साइन हमारा कॉनकेव के केस में आता है, तो हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कॉनकेव है, माइनस का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ नीचे बनेगा, ऐसे है ना, उल्टा बनेगा। ठीक है, और जो बड़ा तो बनेगा, मैग्नीफाइड तो है, लेकिन रियल बनेगा या कैसा बनेगा, देखो उल्टे में बन रहा है, देखो उसकी पोजीशन से आप बता सकते हो कि मिरर की जब वो आगे बनेगा तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों कॉनकेव है और रियल बनेगा, है ना। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नेगेटिव साइन देख के आपको बताना है, क्लास 10th की चीज है। हम मेजर जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अ टब इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ टू अ हाइट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 30 सेंटीमीटर के हाइट तक आपने एक टब को पानी से भर दिया। द अपर एंड डेप्थ ऑफ द कॉइन लाइंग एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज फाउंड टू बी 16 सेंटीमीटर। इस बार आपको अपेरेंट डेप्थ उसने खुद से ही दे दी है ना। आपको इस बार अपेरेंट डेप्थ उसने खुद से ही दी है, जिसको आभासी गहराई भी कहते हैं। अब इस बार द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड पूछ लिया है। पूछा क्या है बेटा, पूछा आपसे स्पीड है। तो क्वेश्चन को एक बार प्यार से समझेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, हमसे पूछा गया कि कोई टब 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक किसी पारदर्शी द्रव से भरा है, पारदर्शी जिसमें दिखाई देता है। इस टब की तली पर रखी किसी सिक्के की आभासी गहराई 16 सेंटीमीटर पाई जाती है। इस द्रव में प्रकाश की चाल होगी। अब बेटा देखो, कंसेप्ट आपको लगाना है क्या है, टब इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ अ हाइट 30 सेंटीमीटर। चलो हमने मान लिया, सोल्यूशन की हम बात करें, हाइट कितना h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर तक इसको भरा गया है, और अपेरेंट डेप्थ कितना है, ये इसको हम रियल बोल देंगे। अपेरेंट डेप्थ आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं म्यू निकाल लूंगा, बताओ, क्या मैं यहां से म्यू निकाल लूंगा? बिल्कुल निकाल लूंगा, मेरे को पता है 30/16 हो जाएगा। अभी तो हम पढ़ के आए हैं, है ना। 30/16 मेरा हो जाएगा, अभी तो हम पढ़ के आए हैं, यही चीज तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब मेरे को एक चीज पूछी उसने है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, हमसे पूछा है वी इन मीडियम। मैंने क्या बोला, वही एनालॉजी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी जो मीडियम में होगी बराबर वास्तविकता में तो जो लाइट की स्पीड है वो सी होगी डिवाइडेड बाई म्यू। बताओ, निकाल लोगे यहां से। अब यही चीज मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बार बार से बोल रहा हूं। ठीक, ठीक, मेरी बात को समझे या नहीं समझे ये बताइए, मेरी बात को आप लोग समझे या नहीं समझे। तो कोई बेसिक सा है क्वेश्चन, और बेसिक से क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ठीक है, यही पूछा था, द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड विल बी। हमसे ये नहीं पूछा था कि उसमें बताओ, किसमें, हमसे ये नहीं पूछा था कि एयर में बताओ, एयर में तो वही होती, तो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, म्यू की वैल्यू कितनी है 30/16, तो 30 इंटू 16, बहुत बढ़िया। ये वन टाइम कट जाएगा, 6 में ही आएगा, ये एक इसको उड़ा देगा और ये वन टाइम काटेगा, तो बस कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। देखो इजी क्वेश्चन था, एनालॉजी वही रहेगी, बात खत्म करेंगे। देखो दिख भी रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट से, अब जब आंसर आप निकालते हो तो मीडियम में कभी भी एक चीज को याद रखना एग्जाम में कि लाइट ऑफ स्पीड से बड़ा ना जा रहा हो आपका आंसर, बड़ा जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने घपलेबाजी की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्या पूछना चाहता है, सीबीएसई 2024 का है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो हमने किए सीबीएसई 2025 के, इसी बार पूछे थे, अपेरेंट डेप्थ के पहले नहीं पूछता था। कोई नहीं, इजी है, कर लेंगे। एनसीईआरटी में तो गिवन है बेटा, जिसने पढ़ा था पिछली बार भी उसका तुम बल्ले बल्ले। अरे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, बात किसकी कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिनोमिना है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ की बात कर रहा है। जैसे विबग्योर है उसमें एक सिंगल की बात कर रहा है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते, जो अपना क्या हो सकता है, खतरनाक चीजों में टूट नहीं सकता है, वो अपना मोनोक्रोमेटिक है, जिसको हम कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश। ठीक है, हटाओ यार, बनता ही नहीं है। लो, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपेगेटिंग इन एयर, ठीक है, हवा में चल रहा है। इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बेचारा चलते चलते
वाटर के सरफेस पे गिरता है, विच विल बी द फॉलोइंग विल बी द सेम फॉर द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के लिए सेम क्या होगा? क्या मतलब? वायु में संचरित हो रही एक वर्णीय प्रकाश किरण जल की सतह पर आपतित होती है, ये मान के चलो जल, चलो वाटर नहीं लिखते, आज जल लिख देते हैं, ये आया और ये हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्ट हो गया। तो इन दोनों के लिए सेम क्या होगा? ठीक है, क्या एनर्जी ऊर्जा समान रहेगी? क्या स्पीड दोनों की? देखो स्पीड तो अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन में, स्पीड तो काफी बदल जाती है, चलो इसको तो हम नहीं मानेंगे। वेवलेंथ भी नहीं होती है, आपको पता है वेवलेंथ भी नहीं हो सकती जब स्पीड पे डिपेंड करती है वेवलेंथ। क्या एनर्जी में हमारा गाड़ी रुकती है, एनर्जी भी अपना वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो इसकी भी कहानी गड़बड़ है। तो हमें पता है केवल और केवल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड करती है सोर्स पे, ना कि मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, चलो कहानी खत्म करो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अ बीम ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 720 नैनोमीटर इन एयर एंटर्स इन वाटर। चलो क्या है, इस बार वेवलेंथ दे रखी है, वो भी हवा में, ठीक है, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है अपना 4/3। इट्स वेवलेंथ इन वाटर विल बी, कहानी वही, कहानी वही, देखो फॉर्मूला वही, किस्सा नया। वायु में 720 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश पुंज जल अपर्तनांक 4/3 में प्रवेश करती है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम, मैंने क्या बोला, वही एनालॉजी, वही सब कुछ, तभी मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, वायु में 720 नैनोमीटर है, क्या है, रियल है। अपवर्तनांक आपको दे रखा है, जल में आप मीडियम में निकाल लोगे, सीधी सी बात है, आपका हो जाएगा ये 720 गुणा सेम फॉर्मूला 3/4। ठीक, तो इससे ये कटेगा, कितना होता है, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 54, 540 नैनोमीटर। कुछ कराने की जरूरत है मेरे को इसमें? कोई भी चीज कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। म्यू लैम्डा मत जानो, मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया है, मीडियम बराबर रियल बाई क्या, रियल बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एग्जाम में ये थोड़ी लिखने जाओगे, ऐसे आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, आप जानते हैं कि जो म्यू होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, फिर म्यू 1/λ1, ऐसे करके फिर आप निकालोगे, फिर एयर का 1 मानोगे, ठीक है। वो मीडियम आपको आपका हैंड आउट मिलेगा, उस पर भी ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, बट एक लॉजिक बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो हमको इस तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 540 वाला, ओके। चलिए चलिए चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू मीडियम, हवा से माध्यम में गया, इट स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम आर 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 230 nanometer respectively. The wavelength of the light in air will be, the wavelength of the light in the air will be, same question, सेम क्वेश्चन, क्या दे रखा है, वेवलेंथ इन मीडियम दे रखा है, मैंने आपको क्या बोला, कैसे निकालो, मीडियम माध्यम में दे रखा है, हम जानते हैं रियल एयर डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक, यही मैंने आपको बार बार बोलते हुए आ रहा हूं, कोई बड़ी चीज है नहीं। कोई प्रकाश किरण पुंज वायु से किसी माध्यम में गमन करती है, माध्यम में इसकी चाल और तरंगधार्य क्रमशः 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड और 230 नैनोमीटर है। वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, मेरे को एक चीज बताओ। लेकिन इस बार थोड़ा सा याद रखना, इस बार हमें क्या दे रखा है, माध्यम में इसकी चाल दे रखी है। अब हमारे पास है वीएम गिवन, तो वीएम क्या हो जाएगा, सी बाई क्या, वी, यही हो जाएगा वास्तविक उसकी चाल। अगर मैं लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरा सिंपल ही आ जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी उसकी कितनी दे रखी है, स्पीड कितना है 1.5, चलो बढ़िया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक। तो ये सी रियल ही है, रियल में देखो यहाँ पे सी में कंफ्यूज मत होना, वी मीडियम इक्वल टू वी रियल बाई वी उसका, उसका जो वास्तविकता में है, वी रियल क्या है, मतलब सी मतलब क्या है, इस लाइट, हर कोई भी वेवलेंथ हो लाइट में अपने सी की स्पीड से ही चलेगी, है ना, तो ये हो जाएगा 2। चलो वीएम आपको मिल गया, ठीक है, ये मिल गया आपके पास वीएम,
अरे अभी तो वीएम मिला है। अब कहानी यहाँ पे से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब वीएम हमको मिल गया तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था। क्या रिलेशन बताया था? v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो चलो अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा या एन लैम्डा, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो म्यू बराबर v बाई लैम्डा। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो तो कोई भी बच्चों, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे तक हो तो बताइए। ऐसा आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है करेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। यही मैं जानना चाहता था, क्यों, कैसे करेक्ट नहीं है बेटा? क्यों? जब ये v और लैम्डा और म्यू की बात हो रही है तो लैम्डा कहाँ से आ रहा है? तो हम जानते हैं जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, दोनों अपोजिट सेंस की बात है करता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे तक नहीं होनी चाहिए अभी तक तो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? क्या है? मीडियम में इसकी स्पीड है। क्या है हमारे पास? मीडियम में इसकी स्पीड है। अब हमें क्या पहुंचना है? कैसे भी करके फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। कैसे भी करके मेरे प्यारे बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो। चलो आराम से हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्या बोला? द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इनटू मीडियम, इट स्पीड एंड वेवलेंथ। स्पीड हमें पता है और वेवलेंथ हमें लैम्डा पता है। तो मुझे क्या निकालना है? द वेवलेंथ इन एयर विल बी। अब एयर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? म्यू निकालना पड़ेगा। बस यही कहानी थी, ठीक है। यही कहानी थी मेरे पास, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, चलो ठीक है। तो मेरे पास अब देखो यहां से v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, लेकिन इसका हम करें क्या सर? हमें तो मतलब ही नहीं है इसका। लेकिन एक रिलेशन और होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? जब हम स्पीड हमें पता है, मीडियम की स्पीड मुझे पता है, ठीक है, तो मैं क्या वो वाला फॉर्मूला एनालॉजी सेम कर सकता हूँ। vm इज इक्वल टू सी बाई म्यू या सी बाई मीडियम में स्पीड। तो सिंपल सी बात है। तो म्यू बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? इसकी जो वन कितना है हमारे पास? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? क्या निकला हमारे पास? 2 निकला। वाह भाई वाह। तो इसका 2 × 10⁸ ओके। क्या बात कर रहे? vm इज इक्वल टू सी बाई बी। वाह, यहाँ पे कहानी सही निकली क्या? 1.5 होगा ना, 1.5 वेवलेंथ इन द मीडियम, ठीक है। स्पीड एंड स्पीड हमको इतनी दे रखी है, वेरी गुड, ठीक है। स्पीड हमको इतनी दे रखी है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। और ये हमको दे रखा है इतना। हाँ बेटा, ये क्या, ये यही थोड़ा सा एक्चुअली में यहीं पे कहानी गड़बड़ है। कैसे दो भाई? स्पीड दो क्या? दो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर से देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा, क्योंकि हम मैंने यही तो मैं बोलते हुए आ रहा हूँ। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि इसका जो रिलेशन होता है, चलो यहाँ तक तो सही है, रिलेशन होता है म्यू के साथ होता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। आ जाइए। तो हमसे बोला द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स इनटू मीडियम, ठीक है। क्या दे रखा है? स्पीड एंड वेवलेंथ। स्पीड दे रखी है, सॉरी फॉर दैट, स्पीड हमें दे रखी है, ओके। मीडियम में स्पीड दे रखी थी उसकी, मैं कुछ और कहानी कर रही है, ठीक है। इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ इन द मीडियम आर। स्पीड एंड वेवलेंथ, तो स्पीड कितना हो गया? 1.5, ठीक। तो ये मेरे पास है 1.5 मीडियम में, और सी तो मेरा म्यू निकलेगा। ये जो था ना वहां पे वीएम नहीं निकलना था, इसमें निकलना था म्यू। सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इंटू 10⁸ इसको आना था 2। हो जाता है बेटा कभी कभी, है ना। तो म्यू हमारा निकल गया। बताओ अब लैम्डा निकाल लोगे? लैम्डा मीडियम बराबर लैम्डा मीडियम इंटू यू बराबर लैम्डा एयर, कर दोगे? ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं आएगी, ठीक है। तो लैम्डा एयर बराबर कितना हो जाएगा? मैं तभी कहूँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है कहानी में। तो लैम्डा मीडियम में कितना है बेटा? मीडियम में तो गिवन है, इसने बोला है मीडियम में जो है 230 है। 230 का दुगुना कर दो, 230 गुणा 2 बराबर 460 नैनोमीटर हो जाता है। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वहां पे पता नहीं कैसे लिख दिया गया, मुझे भी नहीं पता चला, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत प्यारा लगा, सीबीएसई 2023 का, थोड़ा सा घुमावदार था, ठीक है। अ रेट ऑफ द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। क्या करता है? 12 मीटर की डिस्टेंस चलता है इन ट्रांसपेरेंट फील्ड इन 60 एनएस। मैं जब क्वेश्चन को पढ़ा था एक बहुत 2023 में, तो मैं क्या सोचने में लगा था ये एनएस क्या है। ये एनएस क्या है? नैनो सेकंड की बात कर रहा है, टाइम की। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सीट इज, तो प्रकाश की एक किरण सीट पर 60 नैनो सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय करती है। सीट का अपवर्तनांक है, सीट का अपवर्तनांक है, ठीक। मतलब ये है कि कोई शीट है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ऐसा, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, इसने बोला
अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। अब इसकी जो डिस्टेंस है बेटा ये है आपके पास 12 मीटर। अब इसको ना कोई रे कितने टाइम में पूरा करती है, टी इज इक्वल टू 60 नैनो सेकेंड, यानी जो टाइम इसने लिया 60 इंटू 10⁻⁻⁹ चलो बढ़िया। अब इसने पूछ लिया क्वेश्चन में इसने जो पूछा हमसे, शीट का अपवर्तनांक बताओ, म्यू बताओ। अब बेटा म्यू जानने के लिए हमको देखो स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो मैं अगर बोलूं म्यू बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी बाई वी, बहुत शानदार तरीके से। सी तो मेरे पास जो लाइट में है वो तो 3 × 10⁸ है। चलो वी की बात करो, वी कितना है, डिस्टेंस, वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम लिख सकता हूँ 60 × 10⁻⁹। ऊपर ही ले जाऊंगा जब यहाँ डिवाइड होगा, ऊपर ही ले जाऊंगा जब यहाँ डिवाइड होगा, तो यहाँ से म्यू मेरा निकल जाएगा म्यू। तो बिल्कुल 12×5 = 60, 5×3 = 15 गुण, तो म्यू की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। v की वैल्यू क्या है, v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, मैंने लिखा था डिस्टेंस ओवर टाइम, कुछ नहीं किया था। डिस्टेंस हमारे पास था 12 का और टाइम लगा था 60 × 10⁻⁹ सेकेंड का। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट ऑफ a ray of light of wavelength 600 नैनोमीटर प्रोपोगेट फ्रॉम एयर इनटू मीडियम। फिर वही है, वेवलेंथ दिया है हमें, चलो यहाँ पे मान लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट, वेवलेंथ प्रोपोगेट फ्रॉम ये एयर पे है, ठीक है। इफ द वेवलेंथ इन द मीडियम बिकम्स, चलो मीडियम में इतना हो गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कोई बच्चा इसमें दिक्कत लेगा क्या, परेशानी लेगा क्या, बताओ, म्यू निकाल लेगा। 600 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य है, माध्यम हवा में इतनी है, माध्यम में उसकी 400 नैनोमीटर है, माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी आएगी क्या। तो मेरे पास क्या निकालना है, हमें माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो सीधा हो जाएगा कितना, वास्तविक जितना है 600/400, बहुत बढ़िया। 4/6 कितना हो जाएगा, 1.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो बेटा बताओ, अब तो क्वेश्चन लग रहे हैं। और एक चीज ये भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस का कितना ज्यादा स्कोप है भाई। अब मैं कहा वहां पे एनालॉजी सिखाता रहता, आपको एनालॉजी दिखाता, म्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, अगर मैं करता रहता तो देखो बेटा कहानी गड़बड़ होती। हर एक क्वेश्चन करना है, देखो फटाफट इस फॉर्मूले से हर एक क्वेश्चन कट रहा है ना, खटाखट 23 का है, 22 का है, 20 का है, 25 का है, सारे क्वेश्चन कट रहे हैं, है ना, धगाधग लग रहे हैं। और इन क्वेश्चनों का वो देखो भाई अप्रोच, हर एक क्वेश्चन वही है, उसी थोड़ा सा क्या कर लेगा, थोड़ा सा स्पीड, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम फंसे थे, थोड़ा सा क्या करेगा, स्पीड दे देगा आपको, फिर आपको स्पीड के रिस्पेक्ट में म्यू निकालना पड़ेगा। यही चीजें होंगी बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कुछ अलग दिया हुआ क्या, इस बार थोड़ा सा अलग है। सैंपल क्वेश्चन पेपर है, हमें पता है। देखो क्या कहना चाहता है, अ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्पेरिकल ग्लास सरफेस। चलो हमने मान लिया किसी पॉइंट सोर्स से क्या होता है, लाइट क्या होती है, स्पेरिकल ग्लास सरफेस पे गिरती है। इसका जो म्यू है, उसका जो म्यू है आपके पास है 1.5। चलो शानदार, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। यहां से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है आपका लाइट सोर्स है। एट व्हाट पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड, अब इमेज किस पोजीशन पे फॉर्म करेगा। मजा आया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्या बोला, इमेज फॉर्म करना है। चलो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। और रिफ्रैक्शन थ्रो ग्लास सरफेस के लिए जब हम पहले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ते हैं तो मैंने बताया भी था, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 - N1/R। चलो बढ़िया है भैया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अरे क्या ही दिक्कत है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सब कुछ है। लाइट फ्रॉम हवा से इन एयर फॉल ऑन स्पेरिकल सरफेस, ये क्या है, इसके लिए म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। बताओ म्यू कितना है, N2 क्या है, 1.5/V। तो बेटा हमें निकालना है, V हमें निकालना है, उसने बोला है ना इमेज, माइनस N1 तो एयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 100 सेंटीमीटर दूर है। बताओ 100 सेंटीमीटर दूर है, किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, बहुत बढ़िया, बराबर N2 - N1 0.5 में ऐसे ही लिख सकता हूँ, 1.5 में से 1 गया तो मैं सीधे इसको 1/2 लिख देता हूँ, इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा,
20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही लिया है, 100 भी सेंटीमीटर में ही था ना, सेंटीमीटर में ही था। तो सब जब सेंटीमीटर में ले रहे तो हम क्यों ले कुछ और, ऐसा करना मत, मीटर में ही लेना, दिक्कत ना आ जाए बात। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, बताओ कोई दिक्कत परेशानी होगी? 1/40, यहाँ से v आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 1.5 मेरे पास v है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/40, ठीक है, माइनस 1/100, ठीक। ओके, तो एलसीएम आप लेंगे, जो भी करेंगे इसको धुड़ू करेंगे, v की वैल्यू आपकी आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी थी आपके पास, आ जाएगी आपकी v की वैल्यू कितनी थी यार, 20 सेंटीमीटर थी। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, और क्या करें फिर, अब कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता, सॉरी फॉर दैट, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 1/40 और 1/100 का बताओ भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा 400, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 400 बोले तो 10 माइनस 4, 6/400, वाह, ठीक। तो ये हो जाएगा 1.5/v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 400 गुणा 1.5/6। जहां पे भी बनेगा फिर इमेज ज्यादा दूर बन रहा है क्या इमेज, ठीक है, ये इमेज ज्यादा दूर बन रहा है क्या, क्या बात कर रहे हो? 6×6 = 36 और 6×6 = 36, कुछ तो गड़बड़ हुई है बेटा, कुछ तो मेरे को गड़बड़ सी लग रही है इसमें। सही है, सब कुछ सही है, 40 सही है, बिल्कुल सही है, 1.5 आधा, आधे को 1/40 ले लिया, बिल्कुल सही है, 1.5/v ले लिया आपने, बिल्कुल सही है। 1/-100, -100 बोले तो प्लस का 100 ले लिया, प्लस का 100 में इधर ले जाके क्या मेरा माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही है। 1/40, 1/100 माइनस करेंगे, 1/40 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, बता सकता है कोई? 1/40 और 1/100 एलसीएम मेरा 400, ये भी सही है, क्या दिक्कत परेशानी क्या है भाई? 15/v भी सही है, v इधर जाएगा, 6 नीचे आएगा, बिल्कुल सही, 400 मेरा ऊपर चले जाएगा, इसको मैं काटता हूँ, 15×4 = 60, 100 ही आएगा, चलो सही है, सही है, सही है। सॉल्व नहीं करता हूँ ना मैं, सीधे वही कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक। चलो, हाँ थोड़ा एक बार क्रॉस चेक करने में क्या जाता है बेटा यार, कहीं गलत बता दिया मैंने, कहीं वहीं से आधे से छोड़ के चले गए आप, वही था आंसर, है ना, इसलिए चलो ठीक है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज अ सेंटर ऑफ अ ग्लास स्पेयर, इस बार क्या है कहानी, ये कह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट को ग्लास सरफेस के क्या कर दिया आपने, पॉइंट यहाँ पे स्पेयर के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट को रखा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेचारा 1.5 बहुत फेमस, 1.5 की वैल्यू याद कर लेना 3/2, है ना, कि ये कहाँ पे 1.5 बहुत फेमस है, 1.5 का इस्तेमाल बहुत बार होता है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ सरफेसिस, द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, इमेज की वैल्यू यानी यू आपको वी आपको निकालना है, वी आपको निकालना, चलो। अब इस बार ऑब्जेक्ट क्या है, ये N2 में पड़ा हुआ है और N1 एयर है, मेरी बात को समझना है, आप फॉर्मूला लिखोगे N2 - N1, लेकिन इस बार उल्टा है, उस देखो फॉर्मूला आप सेम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, N2/v माइनस N1/u इज इक्वल टू N2 - N1/r, फॉर्मूला आपका जो है वो है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। बस दिक्कत परेशानी यहाँ पे है, इमेज क्या बनेगा, उसने बोला इमेज जो बनेगा, कोशिश होगी हमारी जो इमेज बने वो बाहर बनेगा, क्योंकि अब क्या है आपके पास एयर में बनने की, ऑब्जेक्ट क्या आपके सेंटर में है ग्लास के, तो ऑब्जेक्ट जो है ना आपका बीचों बीच में पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दे रखा है बेटा, रेडियस आपको दे रखा है 1.5, रेडियस ओ सॉरी एन दे रखा है आपको, इसके लिए म्यू दे रखा है 1.5 या एन दे रखा है 1.5, और क्या दे रखा है भाई, रेडियस 6, रेडियस 6 तो यू की वैल्यू भी 6, रेडियस इसकी 6 तो ये भी खुद भी 6 सेंटीमीटर, और ये खुद यू की वैल्यू भी जो है बेटा 6 है, तो ये हो जाएगा 1/v, v बोले तो v ही रहेगा, माइनस, माइनस की बात करूं मैं, N1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और 1 - 1.5 यानी -0.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 6 ही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ओके, अब पूरा जो भी है आपका ये 1/v इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1.5/6 माइनस 0.5/6, या 1/12 लिख दो इसको, और 1.5 का 4 कर दोगे 1/4, और इसको क्या कर दोगे 5 का कितना होता है, 12×5 = 60, यानी 1/12 हो जाएगा, एक ठीक है, होता ही है, 10 टाइम्स तो होगा 5,
12 टाइम्स ये होगा, ठीक। इसको आप करोगे तो कितना हो जाएगा 3/8, तो 4, यानी v की वैल्यू करीबन करीबन कितनी आ जाएगी 12, ये हो जाएगा 3/12, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, यानी 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में है कोई। चलो ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे थे आप, लेकिन साइन का ध्यान रखिएगा, लेकिन साइन का ध्यान रखिएगा, क्या साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1/4 1/12 तो साइन नेगेटिव का आएगा, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, ओके ओके, ठीक है। अब मैं बोला साइन का ध्यान क्यों रखना, क्यों, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सॉरी, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं ये भी आएगा आपके पास माइनस का, और जो ये यूं जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक। बता रहा हूं, मैंने पहले इसलिए नहीं बताता हूँ कि कंफ्यूज ना हो, जब आंसर निकल जाए फिर बताता हूँ, तो इससे याद रहता है कि हमारा आंसर गलत था। और रीजन क्या गलत था, ये गलत था कि हमने नेगेटिव साइन लिया था, इसलिए मैं लास्ट में लगा देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है, तो v बनाएगा -6 पे, ठीक है। -6 पे, अब ठीक है -6 बनाए +6 बनाए, आंसर आपका 6 में दे रखा है, चलो यहाँ पे साइन का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, ठीक, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे जो हवा पानी थी आपके पास, यहाँ पे हवा के लिए आपको 1 लेना था, यानी N2 जो माध्यम था आपका अब 1 हो गया था। इमेज की फॉर्मेशन के हिसाब से देख लो ना, ऑब्जेक्ट जिस माध्यम में रखा है उसके, ऑब्जेक्ट जिस माध्यम में रखा है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 होता है, N1/u। N2 क्या होता है, जहां इमेज ने बनना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत मतलब ये ना धागे खोल देगा कंसेप्ट के। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एक शब्द इसने बोल दिया, किसी भी सर्कमस्टांसेस पे। चलो, प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर क्या कर सकते हैं, रियल इमेज नहीं बना सकते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लिया हो। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या कर सकता है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व, और वर्चुअल इमेज क्या कर सकता है, एज और रियल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। तो अगर हिंदी में पढ़ेंगे हम, तो अभिकथन कहना चाहता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसी भी परिस्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकते। वैसे हम पढ़ते तो हैं कि समतल दर्पण भी क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, पीछे ही तो बनता है उसका हमेशा, है ना। रियल में थोड़ी ना कट रही है वहां पे इमेजेस। बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेसिकली हम इमेज कहाँ बोलते हैं, इमेज क्या बोलते हैं, जहां रिफ्लेक्शन के बाद आपकी इमेज मिलती हुई प्रतीत होती है, रिफ्लेक्शन के बाद, है ना। और इमेज का मतलब तो वो होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब है जहां पे इंसिडेंट रे कटती हुई प्रतीत होती है। लेकिन अगर मैं प्लेन की बात करूं और कॉन्वेक्स की बात करूं, तो हमारा क्या होता है, रियल इमेज प्रोड्यूस नहीं करती है। लेकिन इसने बोला एनी सर्कमस्टांसेस, लेकिन हमें एक पता है एक टाइप, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसी भी परिस्थिति में, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखो किसी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकते। इसका एक सिंपल सा आपको एक लॉजिक बताऊंगा, मैंने जब लेक्चर कराया था तो भी आपको बताया था कि मान के चलो ये है हमारे पास एक मिरर, ठीक है, ये है हमारे पास एक मिरर, लेट अस से ये, अगर अगर रिफ्लेक्टेड रे आती हुई मिलनी चाहिए तो हमें रियल ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये मान के चलो आई रे, इंसिडेंट रे, और ए ये रे आई इंसिडेंट रे, तो बेचारों ने कटना था, नहीं कटा, तो वास्तविकता में ये यहां जाके मिली, ये कन्वर्ज होती हुई। तो यहाँ पे जहां पे ये जाके मिली वहां पे क्या बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट मिलेंगे। और इमेज कहां बनेगा, जहां पे ये कट के बनेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये बना मेरे पास इमेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मिली। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे रियल कौन सा है और वर्चुअल कौन सा है, यहाँ पे रियल कौन सा है और वर्चुअल कौन सा है, यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे रियल कौन सा है वर्चुअल कौन सा है। ऑब्जेक्ट इस बार वर्चुअल है और इमेज रियल है। तो हमको पता चलिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज तो रियल बन सकता है, लेकिन रीजन और सेशन क्या कह रहा है, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी। क्यों नहीं बन रहा भाई, रियल इमेज तो बन रहा है, प्लेन के केस में भी बन रहा है, तुम कॉन्केव अब एक ही है, ठीक है, कॉन्केव के केस में बना लेना जैसा बनाओगे, मेरे को नहीं पता कॉन्वेक्स है कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है। अब उसके केस में आप बना लेना जैसे भी करना, इसको तिरछा बनाना, इमेज को ऐसे ही लेके आना और पीछे काट देना, इमेज रिफ्लेक्शन के बाद अंदर ही बनेगी आपका, ठीक है। ओके चलो, तो असर्शन तो हमारा फॉल्स होगी, इसकी वजह से हमारा असर्शन तो फॉल है भैया, असर्शन इज फॉल्स, ठीक है चलो कह दिया।
हमने तो बना दिया ना, ये रियल इमेज है, हमने तो बना दिया रियल इमेज। चलो इतनी कहानी इसकी बार बार क्या लगी। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस रियल इमेज। देखो अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, अब इसने बोला वर्चुअल इमेज, ठीक है, वास्तविकता में इमेज नहीं बनती हुई दिखाई देगी हमको। अब इस ये भी उल्टा कर दिया, वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस, एज एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज। बिल्कुल गलत बात, ये भी गलत कह दिया इसने, वर्चुअल इमेज की बात कर दी इसने यार, है ना, ठीक है, वर्चुअल इमेज की बात कर दी यार, ये तो कहानी गलत होगी। तो हमारे पास रीजन भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक, कहानी को समझ गए, चलो बहुत बढ़िया है। रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, असर्शन इज ऑल्सो फॉल्स। कोई आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाने की बिंब की भांति कार्य नहीं करते। जब लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था तो मैंने वहां ये चीजें आपको डिटेल में बताई थी कि क्या है उसमें, मैंने डिटेल में भी क्या बताई थी, मैंने बताया था आपको उसमें, ठीक है, कि कहाँ पे बनती है रियल इमेज। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है वैसे भी, ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव, बिल्कुल इतना तो देखो पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतना तो अभी तक पता चल जाना चाहिए। कंपाउंड नेगेटिव ही लेते हैं उसको, वास्तविकता में नेगेटिव नहीं होती है, बस साइन नेगेटिव होता है ना। द फाइनल इमेज फॉर्म इज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट, ये गलत है, इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की तुलना में जो फाइनल इमेज है इरेक्ट बनती है। नहीं भैया, तो हमें कैसे दिखाई दे रही है फिर भाई, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो ये तो सिंपल है, एक वन लाइनर है, इनमें ना कोई कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन अभिकथन तो सही है, ट्रू, बट कारण रीजन आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी आता है इसमें ऐसे में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या इतना भर के डालना था, ठीक है। तो हिंदी में बात करें, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। साइन तो नेगेटिव का ही आता है हमें पता है, लेकिन होती नेगेटिव नहीं है, लेकिन साइन नेगेटिव आता है, हमें तो नेगेटिव दिखता है। बिंब के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब सीधा बनता है, बिंब के सापेक्ष, बिंब के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब पॉजिटिव बनता है। मेरी बात को समझ लेना है, ठीक है। रीजन गलत है, लेकिन असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। रीजन तो आपके पास ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सिग्नल थ्रू an optical fiber can be transmitted without an appreciable loss of energy। अगर ये बोल रहा 100% लॉस ऑफ एनर्जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसने बोला एप्रिशिएबल, मतलब किसी प्रकाशित तंतु द्वारा सिग्नलों का प्रेषण सुप्रेक्षीय ऊर्जा क्षति के बिना किया जा सकता है, मतलब बहुत कम। कारण क्या है, एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द टोटल प्रिंसिपल ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो कारण तो बहुत ही सॉलिड दिया है इसने, रीजन तो बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, बिल्कुल सॉलिड बात है, ठीक है। तो क्या वो निकलता है, लॉस एनर्जी का नहीं होता बेटा। एनर्जी का लॉस होगा तो आपको पता है, लाइट सिग्नल हम करोड़ों दूर भेजते हैं, है ना, करोड़ों दूर भेजते हैं, ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कुछ नहीं, ठीक है, करोड़ों दूर भेजते हैं, तो पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी अच्छी खासी, तो आपको पता है, तो जाएगा ही नहीं। तो अपना यहाँ पे दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है इसका, बोथ आर ट्रू। और असर्शन, जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ ट्रू एंड असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बहुत शानदार बात। चलो अब बात करते हैं, यहां पे से हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट की, ठीक है, VSA गुणा 2। चलो कितने नंबर का, 2 नंबर का, सीबीसी 2025 का फर्स्ट क्लास डायग्राम आपको दिख रहा है। क्या बोला है, टू कॉन्केव लेंस ए एंड बी ईच ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, दोनों है कॉन्केव लेंस, दोनों की फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, आर अरेंज्ड कोएक्सियली, एक दोनों का एक्सिस इक्वल है, मतलब एक ही एक्सिस पे है। अपार शोन इन फिगर एन ऑब्जेक्ट पी इज प्लेस एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा एक पी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी ए से रखा गया है, तो बी से आप लगा लो 16 सेंटीमीटर, 16 और 4 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म, यहाँ पे 2 फॉर्मूला लगेंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आपका फॉर्मूला क्या लगेगा इसके लिए, तो यहाँ पे से पहले आप इमेज निकालोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, दो दो पार्ट में सॉल्व होगा, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपकी किस्मत है कि 2 नंबर आपके आ रहे हैं,
ठीक है, पहले यहाँ पे लगा लो कितना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, v निकल के आएगा, और ये जो v बनाएगा ये इसके लिए u का काम करेगा, सिंपल सा। और उसके बाद सारी कैलकुलेशन आरेख में दर्शाए हुए अवतल लेंस रखे गए हैं a और b, जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। दूसरा केस मैंने क्या बोला, इसके लिए जब होगा उसमें इनके बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा करे तो देखो, फर्स्ट लेंस के लिए आप सीधे सीधे करोगे, v1 की वैल्यू 8 माइनस 8/3 आ जाएगी। कोई सॉल्व कराने की जरूरत है क्या, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है ना। 1/v1 डिवाइडेड बाई 1/u1, u कितना इस साइड में रखा है तो प्लस का हो गया आपका, सीधी सी बात है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं। लेकिन जो फोकस है, फोकस आपका हो जाएगा नेगेटिव का -1/8। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपके पास जो v1 बनाएगा वो -8/3 सेंटीमीटर पे बनाएगा। लेकिन फॉर सेकेंड लेंस के लिए हम क्या करेंगे, -16 -3 प्लस आएगा बीच में, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस लिखोगे आप, लेकिन लास्ट में नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप घटा रहे हो, प्लस है लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा आपको, प्लस माइनस माइनस ही हो जाना है। जब -8/3 आप प्लस में जोड़ोगे तो माइनस का 8/3 ही हो जाना है। तो जो u2 निकलेगा उसमें आप इस 16 को ऐड करोगे तब जाके आपका -56/3। तो फर्स्ट जो सेकंड लेंस है उसके लिए जो इमेज की डिस्टेंस होगी, यानी फर्स्ट वाले का ऑब्जेक्ट, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इमेज इज इक्वल टू सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, यही इसका कंसेप्ट है। इसको आप बोल सकते हो, इसके लिए जो u1 आएगा और इसके लिए कितना हो जाएगा 16 प्लस, इसके लिए जो v1 आएगा, सॉरी, इसके लिए जो v1 आएगा वो बराबर हो जाएगा इसके लिए 16 प्लस v1 बराबर इसका u1, इसका u बन जाएगा। ठीक, यही कंसेप्ट है। बस वो आपने रखा -1/3, आपका कितना आ जाएगा, v2 की वैल्यू -5 सकते 5.6 सेंटीमीटर। और इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल, क्या कैलकुलेशन करानी है इसकी बेटा, ये बच्चों का सवाल है क्लास 10th का। ठीक है, -1/v -1/u, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें ज्यादा। चलिए, क्वेश्चन अच्छा था, बस जो कंसेप्ट था मैंने बता दिया आपको। चलिए अब बात करते हैं इसकी। अभी देखो, इसको देखो, दिख ही रहा है आपको कि क्वेश्चन में कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, क्योंकि ये दिख रहा है आपको कि क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। ओके, तो इसने बोला ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है। चलो, ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर है, मीडियम बदलेगा, और रॉड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। चलो, ये क्या है, 2/√3 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक, कैप्ट इन एयर, हवा में है, यानी यहाँ पे जो एयर है इसके लिए मीडियम के लिए म्यू बराबर हो गया 1। अरे ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट ऑन फेस, ऐसे इसके फेस पे एक लाइट गिरी, ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग गई, एज शोन इन फिगर, ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ रॉड। लेकिन जब ट्रेवल की ना तो कहानी यहीं पे है, तो इसके बाद ना यहाँ से ये बाहर जाती हुई नहीं दिख रही, इसका मतलब वो फिर ऐसे निकल गई है। ये है कहानी, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है। तो यहाँ पे हमें थीटा कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, सोल्यूशन आपके पास पड़ा है। देखो क्या कंसेप्ट बताना है इसमें, बताओ। ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा, देखो ध्यान से देखो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, ये आया ऐसे थीटा पे, लेकिन ये चले गया बेचारा ऐसे ग्रेज करता हुआ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल खींचूं तो ये क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी बना लो, अभी मेरे कंसेप्ट से मतलब है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ के एन की बात करूं तो ये तो वायु है एक, लेकिन अंदर की मीडियम की बात करूं तो एन कितना हो जाएगा 2/√3। ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलो, तो मेरे को क्या निकालना है, पहले तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल निकालो। ठीक है, यहाँ पे मैं इंसिडेंट एंगल निकालूंगा। तो स्नेल का लॉ मेरे को क्या बताएगा, ये मेरा फर्स्ट सिचुएशन, सिचुएशन 1। ठीक है, तो सिचुएशन 1 की मैं बात करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कुछ नहीं, n1 sin i, स्नेल लॉ से, बहुत शानदार, इज इक्वल टू, चाहे तो मैं डायरेक्ट साइन से लिख सकता हूँ, लेकिन मैं कंसेप्ट अंदर से खोल के कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन आर, साइन आर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और दूसरा है हवा, तो ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बताओ, साइन, ये तो टोटल आर बराबर 90 हो गया, 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और एन2 जाना कहाँ था, इसको हवा में जाना था, ये बेचारा 1 हो गया। यहाँ पे ये आया कहां से था, ये बेचारा रॉड के अंदर की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे का ये है 1। ठीक है, ये बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मीडियम सॉलिड सिलेंडर है n1। तो 2/√3
साइन आई मुझे निकालने का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से साइन आई निकालूंगा, इसको मैं आई सी बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये टोटल क्रिटिकल एंगल है जिसपे ये ऐसे निकल गया, ठीक है। तो आईसी मेरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये टू, ये √3/2 होगा उधर जाके, तो साइन इनवर्स √3/2। अच्छा हुआ आपकी किस्मत में √3/2 आ गया। तो आपके पास जो आईसी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइन सी है, वो कितना आ गया, 60 डिग्री। अब ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था नॉर्मल के साथ, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल आईसा बनाऊं तो ये मेरा प्यारे बच्चों बन गया 60 डिग्री, ठीक। चलो शानदार। तो ये 90 ये 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ। 90 60 30, थोड़ा घूम जाता हूँ मैं। अब बताओ, अब यहाँ पे हमें निकालना है, ये निकालना है थीटा, ये है थीटा। तो केस 2 की बात करूंगा मैं, अब यहाँ पे 2 हो गया है मेरा केस 2 की मैं बात करूंगा तो क्या होगा, देखो ये थीटा, तो यानी साइन जो इंसिडेंट किया N1 हवे से, इस बार N1 हवे से, यानी कितना, साइन 30 डिग्री। बहुत बढ़िया है, तो ये तो निकालना है। हे बच्चा, यहां से इंसिडेंट साइन 30 किया, N2 मीडियम 2 यानी 2/√3, और ये कितना साइन, ये हमारे पास 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बता दो, 1/√। तो यहाँ से थीटा आप जो भी निकालो ये आएगा साइन इनवर्स √3/2, ठीक आएगा ऐसे ही बस, ठीक है। मैं क्या ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। 1/√3 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 1/√3, कितना आएगा, 1/√3, 1/√3, ओके, निकल गया। मैं सिंपल से बता रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकता हूँ, साइन सी इज इक्वल टू 1/sin c इज इक्वल टू n होता है। लेकिन एग्जाम में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों पॉइंट पकड़ो, अलग अलग तोड़ो, दोनों जगह स्नेल लॉ लगा दो, ठीक। ऐसा क्वेश्चन कोई और दिखेगा, अभी दिखेगा लॉग में बहुत, फिर से करा दूंगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें 2024 की, मोनोक्रोमेटिक लाइट और फ्रीक्वेंसी आपको दी है, इस बार एफ दिया है। पिछले क्वेश्चंस में आपको वेवलेंथ स्पीड दिए जा रहा था, पहली बार क्या आया, फ्रीक्वेंसी आया। पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम, हवा से किसी माध्यम में घुसा और उस माध्यम में रोकने की जो शक्ति थी वो थी 1.5, ठीक। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा निकालना है, रिलेशन सिंपल सा है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम, आवृत्ति 5.5 × 10⁻14 हर्ट्ज का एक कोणीय प्रकाश वायु से अपवर्तनांक 1.5 वाले माध्यम में गमन करता है। दोनों माध्यम के अंतरपृष्ठ पर परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक शानदार। सिंपल सी बात है, लैम्डा इज इक्वल टू C/F और C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू लैम्डा CF होता है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, बताओ मैं क्या कराऊंगा इसमें, ठीक है, ओके। फॉर्मूला बेस्ड है, मैं क्या कराऊंगा इसमें बताओ, ठीक ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है। सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3, लैम्डा की वैल्यू इतनी, तो 600 नैनोमीटर आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, याद तो रख ही सकते हो, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या बोलते थे, VF लिखते हैं, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड की, अब क्या बोला, रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अब रिफ्रैक्टेड की बात कर रहा है, रिफ्रैक्टेड के लिए क्या निकालते हैं, V इज इक्वल टू C/N, या मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, N इज इक्वल टू C/V। एयर की, मीडियम की, N निकल गया आपका, बताओ, ठीक, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, यहीं पे देखो, यहीं पे की बात कर रहा हूं, ठीक है, लैम्डा एफ। तो लैम्डा एफ आप लिखोगे और एफ को नीचे ले जाओगे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आपने लिखा लैम्डा एफ, तो इसमें खाली लैम्डा रह गया और एफ को आप ले गए C/N इंटू एफ के साथ आपने रख दिया, ठीक। सिंपल वैल्यू पुट करो, सिंपल वैल्यू पुट करो, 400 नैनोमीटर आ जाएगा। बस फॉर्मूले याद रखने थे, और ऐसे क्वेश्चन मैं 10 करा चुका हूं आगे, ठीक। चलो, सीबीएसई 2024 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, सीबीएसई 2024 का। चाहो तो पॉज करके पढ़ो और आगे बढ़ो। क्या बोला, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डिफ्रेक्टिव इंडेक्स डेड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, 1/f वाला फॉर्मूला लगेगा,
ठीक है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई समतुल्य उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 के पदार्थ 1.4 के पदार्थ का बना है। ठीक, लेंस का वक्रित पृष्ठ की त्रिज्या प्रकलित कीजिए। वक्रित पृष्ठ की बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही तो क्वेश्चन का भाई ड्रामा है। हम जानते हैं फॉर्मूला हम पढ़ते थे 1/v-1/u इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r2, जो भी कहानी आप जानते ही हैं। तो 1/v-1/u हमारा f हो जाता था जब u हमारा इनफाइनाइट हो जाता था। कहानी याद है मेरे प्यारे बच्चों को? u मेरा इनफाइनाइट हो जाता था। तो बताओ, तो 1/f वाला फॉर्मूला n-1 r1 - r2। बताओ r2 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा r2 इनफाइनाइट? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। भाई बताओ, अब कोई प्लेन सरफेस है, इसके लिए जो आर की वैल्यू होगी अनंत होगी भैया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से लाएं? ये तो बोला है ही नहीं। तो R2 आपका अनंत है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव है कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है। ये ना ऐसा लेंस है आपके पास, बताओ, है ना? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बताओ क्या करोगे? बताओ। अब ये हमारे पास 1/u एफ क्यू लिखते थे जब हमारे पास इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती थी, हम डायरेक्ट एफ लिख देते थे। फॉर्मूले में पुट करो, एन की वैल्यू 1 0.4 हो जाएगी, 1/16। हमें तो निकालना क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। हाँ, कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट कर दोगे, कितना होगा? 16 गुणा 0.4 यानी 6.4 सेंटीमीटर, है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। ठीक चला, अच्छी बात है। ठीक, चलो क्या करना है बेटा इसमें, जो कंसेप्ट मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? R2 ऐसे इनफाइनाइट क्यों हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, उसके बाद आपका एक ही क्वेश्चन आ जाएगा 20, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट को क्या किया? प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के सामने क्या? अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर किसके? कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया, बेचारे को शीशा दिखा रहे होंगे। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। अब मेरे को प्यारे बच्चों बताओ, ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या सीबीएसई 2024 का? बताओ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कॉनकेव है, क्लास 10th का क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो फोकस लेंथ भी निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चन में कोई भी दम है अगर तो बताओ? नथिंग। तो मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो यार। बताओ, सीबीएसई 2024 का अगर सही से पढ़ लेना बेटा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये चैप्टर। ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा ना हलवा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि हलवा होगा। ठीक, एक सेकेंड के लिए। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको जो बिल्कुल ही हलवा होगा। ओके, ओके, चलो। तो बताओ क्या करना है इसमें? फोकल लेंथ निकाल लो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दे रखा है ना, दे रखा है u बराबर 30। सामने रखा बोला ना उसने। अब सामने रखने का मतलब क्या? नेगेटिव ही होगा। सामने तो इसका यही होगा ना, फेस मुंह के आगे वाला ही तो होगा ना, जहां से दिख पाता है। इसका मुंह तो बेचारा ऐसे खुला होता है आगे को। ठीक है, ओके। तो ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक, ये तो मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आप कर ही लेंगे। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो v आपने निकाल दिया -60 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात, सिंपल फॉर्मूला। 20 सेंटीमीटर क्या फोकल लेंथ, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, v आप निकाल लोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। -60 निकाल लो बैठ के फटाफट, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज इज 60 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर। -60 का मतलब सामने ही बनेगा, जहां कोई इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा है वहीं को बनेगा। मैग्निफिकेशन -v/u, -60 प्लस का 60 -30 -2 रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस का मतलब क्या है? रियल और इन्वर्टेड। उल्टा बनेगा, माइनस का मतलब मैग्निफिकेशन उल्टा, नेगेटिव का मतलब नीचे की साइड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ओके, कोई डाउट वगैरह यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए, ओके। 19 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 2023 की बात कर लेते हैं। चलिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस, इस बार डबल इंजन का है।
अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D, पी आपको दे रखा है 4D, ठीक, इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आपको दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 1.5, what is the radius of curvature of each face of the lens if both face are the same, बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। जब हम वो फॉर्मूला पढ़ रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को एक चीज बताओ, 1/v यानी 1/f बराबर, जब मैं n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 में जब लिख रहा हूं, तो ये 1/f ही तो पावर होता है। तो पावर ये f इज इक्वल टू डी दे रखा है और r1 इज इक्वल टू r2 दे रखा है, सीधी सी बात है, कंसेप्ट समझो, r1 r2 के बराबर दे रखा है, n हमें दे रखा है, और यहाँ पे 1/f की जगह हमें 4D ही रखना है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं, ठीक। R1 और R2 तो R रख दो 1/r, लेकिन आप क्या करोगे, माइनस का R होगा, सेकंड जो R2 होगा वो माइनस का R होगा, तो 1/r कितना हो जाएगा 2/r, चलो इसको लिख दिया, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 4D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 1.4, 1.5 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा 2/r, निकालना क्या है, r निकालना है, निकालो भाई, r बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, r को ऊपर लेके जाओ, 4 को नीचे लेके आओ, 4 से 2 कितना करेगा 0.25, ये कितना हो जाएगा 0.5, अच्छा लिख ही देते हैं लोग, 0.5 टाइम्स 0.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये डायोप्टर किसकी बात करता है, जब मीटर की बात करता है ना, 1/सेंटीमीटर की बात करता है, तो सेंटीमीटर नहीं आया। इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, द थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, थिन है, कन्वर्जिंग है, बहुत बढ़िया, कन्वर्जिंग से आप समझ सकते हो जो भी है, अभिसारी है, अपसारी है, अभी तक नहीं समझ में आ रही है ये चीजें तो बेटा बहुत जरूरी हो गया पढ़ना, ठीक है, अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कन्वर्जिंग क्या है, ये मत बोल सोचना, कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये कन्वर्जिंग भी देगा क्या, कुछ बच्चे, बेटा आप सभी लोग नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं यार ये कन्वर्जिंग किस बात की बात कर रहा है सर, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग कुछ नहीं होता, आपने पढ़ा है तो अब जानते हैं। अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद अ थिन डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, थिन डाइवर्जिंग लेंस के सामने रखा हुआ है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मान लिया इस बात को, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर के सामने रखा के, हाउ विल बी द कॉम्बिनेशन बिहेव, कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, एक थिन कन्वर्जिंग लेंस कोएक्सियली विद अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अब तो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों अलग अलग ही हैं, आपको पता जानना भी नहीं अब कन्वर्जिंग कौन सा होता है और डाइवर्जिंग कौन सा होता है, अब तो क्या जानना भैया, अब अलग अलग है दोनों में, जोड़ोगे तो सही, चलो जोड़ दो, एक नेगेटिव होगा एक प्लस होगा, सीधी सी बात है, एक नेगेटिव होगा एक का फोकस एक का, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा से, है ना, एक अगर एक का फोकस पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव होना ही होना है, अब चाहे 1/10 माइनस 1/10 प्लस लिखो 1/15, अब चाहे 1/15 माइनस 1/10 लिखो, है सेम आएगा, सोचो इस बात को, यहीं पे तो क्वेश्चन में मजा है, फिर भी नहीं हो पाएगा ना, फिर भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है भाई, एक को नेगेटिव ले लोगे एक को अब बड़े वाले को नेगेटिव लोगे, क्वेश्चन यहाँ पूछोगे, छोटे वाले को नेगेटिव लोगे तो यार नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, और बड़े वाले को बोलोगे तो फिर पॉजिटिव में आएगा, खेल तो बेटा यहाँ पे भी फंसेगा, फिर यहाँ पे आपको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग जानना ही पड़ेगा, तब भी आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जानना ही पड़ेगा, कुछ बच्चों ने सोचा होगा इस चीज के बारे में, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ तो हम निकालते हैं, हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक, ओके। अब मेरे को एक चीज बताओ, नेगेटिव किसकी फोकल लेंथ होती है f2, f2 दे रखा है आपको 15 सेट, और कौन सी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, और क्या कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा है, अब देखो सिंपल सी बात है, चलो अब हम बता ही देते हैं, क्या इतना सस्पेंस रखना है, पता होगा सब बच्चों को, कन्वर्जिंग जो लाइट की रेस को कन्वर्ज करती है एक जगह पे रोकती है, और डाइवर्ज जो होती है वो फैला देती है बेटा, डाइवर्जिंग बहुत ज्यादा, ठीक है, अपसार कर देती है ना, अब कौन सा लेंस क्या करता है, चलो ये तो होमवर्क रहेगा वैसे, ठीक है, तो एक तो नेगेटिव होगा 15 सेंटीमीटर, 15 1/15 आपका छोटा ही होना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव आपका आंसर आएगा, तो फोकल लेंथ कितना होगा प्लस का जिसके आ रहा है, तो ये किसके तरह काम करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, एक छोटा सा होमवर्क दूंगा मैं जब देख रहे हो, तो यहीं पे से सर्च मारो कि कन्वर्ज किसे कहते हैं डाइवर्ज किसे कहते हैं, बताने को मैं बता दूं लेकिन कोई बात नहीं, छोटा सा होमवर्क रहेगा, जिसको पता है वेरी गुड, ये सेशन यहीं पे खत्म होता है आपका, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपको मिलते हैं इसके साथ, आप रात को देख रहे हो तो हैव अ नाइस नाइट, आपको इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम शॉर्ट और केस बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाए हुए नहीं समझ में आते तो बेटा खुद से कर लो,
क्वेश्चन यही है इंपॉर्टेंट, कहीं से भी ढूंढ के करो लेकिन करो जरूर। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।